गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, लास्ट क्लास में हम राजपूत काल के बारे में पढ़ रहे थे। एक किताब का नाम है मणिमेखलई। किस समय से संबंधित है? मणिमेखलई किस समय से संबंधित है? इतिहास में कौन से समय से संबंधित है ये? चोल, चेर, पांड्य या संगम? मणिमेखलई चोल, चेर, पांड्य या संगम? पांड्य। एक किताब को हमने तमिल व्याकरण के रूप में पढ़ा था। तमिल व्याकरण की महत्वपूर्ण ग्रंथ के नाम से। तमिल व्याकरण का महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या नाम था इसका? तोलकप्पियम। ठीक है। रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित है? रुद्रमा देवी काकतीय वंश। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से वंश भाग ले रहे थे? राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश। पाल वंश किस तरफ थे? मतलब वर्तमान अगर क्षेत्र पूछा जाए तो बंगाल, पश्चिम बंगाल की तरफ इनका राज्य था, और राष्ट्रकूटों का महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, और जो बच गए अपने गुर्जर प्रतिहार गुजरात, राजस्थान वाला क्षेत्र था। ठीक है। किस जगह को लेकर के लड़ाई हो रही थी? त्रिपक्षीय संघर्ष का केंद्र बिंदु क्या था? कन्नौज को लेकर के लड़ाई हो रही थी। कर्पूर मंजरी किसकी किताब है? किस लेखक की किताब है कर्पूर मंजरी? राजशेखर। जयचंद नाम पढ़ा था हमने, एक राजा का नाम जयचंद। जयचंद वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। जयचंद कौन से वंश से संबंधित था? गढ़वाल वंश से। और पृथ्वीराज चौहान वंश से। पृथ्वीराज का लड़ाई किसके साथ हुआ था? कौन से मुस्लिम आक्रमणकारी के साथ में? मोहम्मद गौरी या गजनवी? मोहम्मद गौरी के साथ में। चलिए, राजपूत वंश में कुछ छोटे छोटे वंश और बचे हुए हैं, बस इसको नोट करते चलिएगा। लास्ट हमने इसी के बारे में नोट किया था, चौहान वंश के बारे में। ठीक है। इसके बाद में एक वंश का नाम है यहां पे तोमर वंश। राजपूत वंश में ही एक और नाम है तोमर वंश। तोमर वंश के बारे में ज्यादा से ज्यादा एक प्रश्न पूछा जाता है दिल्ली शहर की स्थापना को लेकर के। ठीक है। इसमें एक पॉइंट बस नोट कर लीजिएगा। इस वंश के शासक अनंतनाग ने दिल्ली शहर बसाया था। इस वंश के शासक अनंतनाग ने दिल्ली शहर बसाया था। ठीक। इस वंश के बारे में और कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वंश का नाम लिख लीजिएगा, परमार वंश। परमार वंश। परमार वंश में कुछ 4-5 महत्वपूर्ण चीजें, इनको नोट कीजिएगा। एक राजा का नाम बड़ा फेमस है, राजा भोज।
है ना, ये इसी वंश से संबंधित है। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, इनकी राजधानी उज्जैन में थी। इस वंश की राजधानी उज्जैन में थी। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वर्तमान ये जो मालवा का क्षेत्र है, मालवा का पठार जिसको हम कहते थे, ठीक है, यहीं से ये संबंधित थे। परमार वंश यहीं पे थे, राजा भोज। ठीक, इसमें नेक्स्ट एक राजा का नाम लिखिएगा, राजा भोज। राजा भोज इनका अगर समय काल पूछा जाए तो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास था। छोड़ सकते हैं, इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं इनको नोट कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है, इन्होंने भोजनगर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा भोपाल, इन्होंने भोजनगर या भोपाल बसाया था। इन्होंने भोजनगर या भोपाल बसाया था। नेक्स्ट पॉइंट, इतिहास में राजा भोज के दरबार में लगभग 500 विद्वानों का उल्लेख मिलता है। अभी तक हम पढ़ रहे थे नवरत्न अष्टदिग्गज, इस तरीके से ऐसा मानते हैं। इनके यहां लगभग 500 विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान थे। लगभग 500 विद्वानों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इस वंश के बारे में इतनी चीजें इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट लिख लीजिएगा गंग वंश। गंग वंश ये सभी राजपूत वंश से संबंधित हैं, अलग अलग क्षेत्रों पे कार्य कर रहे हैं। गंग वंश, इनके बारे में लिखिएगा सबसे पहला पॉइंट, इनका अधिकार क्षेत्र वर्तमान ओडिशा में था। इनका अधिकार क्षेत्र वर्तमान ओडिशा में था। नेक्स्ट पॉइंट, जगन्नाथ मंदिर का नाम सुने सभी। इस वंश के शासकों ने ही जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, और यह प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है जगन्नाथ मंदिर, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोगों की श्रद्धा बहुत ज्यादा है जगन्नाथ मंदिर के प्रति, इसीलिए यह प्रश्न जो है सीजीपीएससी व्यापम में पूछा जाता है। ठीक है, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इस वंश के शासक अनंतवर्मन चोडगंग, अनंतवर्मन चोडगंग ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश के शासक अनंतवर्मन चोडगंग ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। जनरली एक प्रश्न है जो वैसे पीएससी व्यापम के हिसाब से थोड़ा डेप्थ वाला क्वेश्चन है, जो जनरली यहाँ पूछा नहीं जाता है, मंदिर निर्माण शैली के बारे में। ठीक है, कई मंदिर ऐसे हैं जो कि अलग अलग शैली पे बनाए गए हैं। मैंने आपको बताया था कि मंदिर निर्माण की भारत में वैसे कॉमन 3 पद्धतियां प्रचलित है। एक का नाम है नागर शैली,
एक का नाम है बेसर शैली और लास्ट कौन सा है, द्रविड़ शैली। ये है नॉर्थ इंडिया में, ये है लगभग सेंट्रल इंडिया में और ये है साउथ इंडिया में। ठीक है, लगभग नॉर्थ इंडिया वाले हिस्से में आपको नागर शैली के मंदिर देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश के नीचे लगभग महाराष्ट्र से लेकर के लगभग आंध्र प्रदेश वाले कुछ हिस्से तक बेसर शैली के मंदिर मिलेंगे और उसके नीचे लगभग कृष्णा नदी के नीचे आपको द्रविड़ शैली के मंदिर देखने को मिलेंगे। लेकिन ये बिल्कुल स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। कई बार क्या होता है कि कोई मंदिर किसी विशेष समुदाय से संबंधित है, तो हो सकता है कि इस बीच में आपको नागर शैली मिलना चाहिए नॉर्थ इंडिया में। हो सकता है यहाँ पे कहीं कोई राजा हो जो कि इस तरफ के कल्चर को मानता हो, नॉर्थ के कल्चर को मानता हो, तो सेंटर में कहीं कहीं पे आपको नागर शैली के मंदिर दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मंदिर था वो नागर शैली का मंदिर था। ठीक, इसके बारे में चाहे तो वहीं पे ब्रैकेट में ऐड कर लीजिएगा, मंदिर निर्माण की कौन सी शैली थी, नागर शैली। जगन्नाथ मंदिर कौन से शैली में बना हुआ है, नागर शैली में। नागर शैली, इस वंश के शासक अनंत वर्मन चोडगंग ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा नागर शैली। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नरसिंह वर्मन चोडगंग ने नरसिंह वर्मन चोडगंग ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। और यहां पे जब आप घूमने जाएंगे तो लगभग 3 मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पुरी का जगन्नाथ मंदिर, दूसरा है ये कोणार्क का सूर्य मंदिर, और भुवनेश्वर में एक लिंगराज मंदिर करके भी है। अगर आप कभी घूमने जाएंगे तो आपको कहीं टूरिस्ट बस अगर आप हायर करेंगे तो उसमें लगभग ये तीनों मंदिर आपको जरूर घुमाया जाता है। ठीक है, तो जो लास्ट मंदिर है उसका भी नाम नोट कर लीजिएगा। इस वंश के द्वारा भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस वंश के द्वारा भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो कौन कौन से मंदिर हो गए, एक तो आपका पुरी का जगन्नाथ मंदिर, दूसरा कोणार्क का सूर्य मंदिर और तीसरा है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में। इस वंश के द्वारा भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो ये गंग वंश मंदिरों की वजह से ज्यादा फेमस है और जो प्रश्न पूछे जाते हैं मंदिरों के इंपॉर्टेंस की वजह से पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वंश का नाम लिख लीजिएगा, सेन वंश। सेन वंश त्रिपक्षीय संघर्ष में आपको याद है पश्चिम बंगाल या बंगाल वाले क्षेत्र में किस वंश का शासन चल रहा था, पाल वंश। पाल वंश का जब पतन हुआ उसकी जगह पे यहां पे जो नया वंश निकल करके आया उसका नाम है सेन वंश। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिएगा सेन वंश। इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट, इसके संस्थापक सामंत सेन थे। ये उनकी डेजिग्नेशन नहीं है, उनका नाम है। सामंत एक पदवी भी होता था, ठीक है, जिनको लैंड दे दिया जाता था राजाओं के द्वारा उनको सामंत कहा जाता था, लेकिन यहां पे सामंत इनका नाम है। इस वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। इनकी राजधानी विजयपुर, इनकी राजधानी विजयपुर थी। इनकी राजधानी विजयपुर थी। और लास्ट पॉइंट लिखिएगा, इस वंश के प्रसिद्ध शासक लक्ष्मण सेन थे। लक्ष्मण सेन थे। इनके दरबार में
प्रसिद्ध कवि, इनके दरबार में प्रसिद्ध कवि जयदेव, यही प्रश्न पूछा गया है इस सेन वंश के बारे में। जयदेव किस वंश से के राजाओं से संबंधित है या किस राजा से संबंधित है, और इनकी एक फेमस किताब है गीत गोविंद। गीत गोविंद। इनके दरबार में प्रसिद्ध कवि जयदेव, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इनकी किताब का नाम, गीत गोविंद रहते थे। इनके दरबार में प्रसिद्ध कवि जयदेव रहते थे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट वंश का नाम लिखिएगा चंदेल वंश। चंदेल वंश। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, इनका अन्य नाम जेजाक भुक्ति वंश भी है। इनका अन्य नाम जेजाक भुक्ति वंश भी है। इनका अन्य नाम जेजाक भुक्ति वंश भी है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है इनमें से किस वंश को जेजाक भुक्ति वंश के नाम से भी जाना जाता था, तो चंदेल वंश को। ठीक है, चंदेल कौन से संप्रदाय के अंदर है कह सकते हैं, तो राजपूत के अंदर है चंदेल वंश। अभी हम राजपूतों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक, राजपूत में ही एक राजपूत थे चंदेल वंश। ठीक, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इनका अधिकार क्षेत्र बुंदेलखंड तथा दक्षिण पश्चिम यूपी तक था। इनका अधिकार क्षेत्र बुंदेलखंड तथा दक्षिण पश्चिम यूपी तक था। दक्षिण पश्चिम यूपी तक था। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछा गया है, इस वंश के संस्थापक नन्नुक थे। इस वंश के संस्थापक नन्नुक थे। इस वंश के संस्थापक नन्नुक थे। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए हैं जिनके महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा एक एक लाइन में करते हुए चलेंगे। ठीक है, नन्नुक के बाद जो महत्वपूर्ण शासक हुए उनका नाम है यशोवर्मन। 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 इनके बारे में पहला पॉइंट लिखिएगा, इन्होंने खजुराहो में विष्णु मंदिर, इन्होंने खजुराहो में विष्णु मंदिर तथा कंदरिया महादेव का मंदिर इन्होंने खजुराहो में विष्णु मंदिर तथा कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया। कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया। नेक्स्ट पॉइंट, खजुराहो के मंदिर, वैसे वहां पे बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे मंदिरों की श्रृंखला है। खजुराहो के मंदिर हिंदू तथा जैन दोनों से संबंधित हैं।
दोनों से संबंधित हैं। मुझे बताइएगा, अजंता कौन कौन से धर्मों से संबंधित है, एलोरा कौन से धर्मों से संबंधित है, और एलिफेंटा। अजंता में कौन कौन से हैं? बौद्ध, एलोरा में बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों हैं, और एलिफेंटा में शिव, शैव धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट राजा का नाम लिखिएगा, विद्याधर। विद्याधर। लिखिएगा, चंदेल शासकों में सबसे शक्तिशाली राजा। चंदेल शासकों में सबसे शक्तिशाली राजा। चंदेल शासकों में सबसे शक्तिशाली राजा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कन्नौज के प्रतिहार शासकों, कन्नौज के प्रतिहार शासक, कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल। कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल द्वारा महमूद गजनवी के समक्ष आत्मसमर्पण करने के कारण महमूद गजनवी के समक्ष आत्मसमर्पण करने के कारण उसकी हत्या करके, किसकी हत्या किया? राज्यपाल की। ठीक है, कन्नौज पे राज्यपाल का अधिकार था। राज्यपाल जो है वो यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। और मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि फाइनली जो ये पूरा त्रिपक्षीय संघर्ष था उसमें अंतिम रूप से जो विजय हुआ था, किसका विजय हुआ था? राष्ट्रकूटों का विजय हुआ था। लेकिन जिस समय तक, कुछ समय तक इसका भी शासन था ना। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार ने किसको हराया था? सबसे पहले पाल वंश को हराया था। स्टोरी मैंने आपको बताया था। गुर्जर प्रतिहार वर्सेस, पहला मैच किसके बीच हुआ? गुर्जर प्रतिहार वर्सेस पाल। ठीक है, पाल वंश वाले खत्म हो गए। गुर्जर प्रतिहार का कुछ समय तक यहाँ पे कन्नौज पे शासन था। उसके बाद में गुर्जर प्रतिहार वर्सेस सेकंड मैच जो था किसके बीच में? राष्ट्रकूट। इनमें से कौन जीता? राष्ट्रकूट। और तीसरा जो फाइनल मैच था, कह सकते हैं, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच में फिर से राष्ट्रकूट वाले विजयी हुए। लेकिन जिस समय तक, जितने भी समय तक यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार का शासन था, उसी समय यहाँ पे गजनवी का आक्रमण हो रहा था। और यहाँ पे एक शासक हुए थे राज्यपाल। उसने क्या किया? बिना युद्ध के आत्मसमर्पण कर दिया गजनवी के समक्ष। ये बात राष्ट्रकूट वालों को अच्छी नहीं लगी और इस वंश के एक शासक थे जिन्होंने राज्यपाल की हत्या कर दी। ठीक है, लिखिएगा इसमें, सॉरी, चंदेल वंश के शासक जो थे उन्होंने इसकी, राज्यपाल की हत्या कर दी थी। लिखिएगा, विद्याधर ने अंतिम समय में महमूद गजनवी से शांति समझौता कर लिया। महमूद गजनवी से शांति समझौता कर लिया। ठीक है, विद्याधर के बारे में जितनी बातें आपने लिखी है, जो 2-3 पॉइंट लिखे हैं, इंपॉर्टेंट है। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक विद्याधर था, इसको इंपॉर्टेंट रखेंगे। और साथ ही इस वंश के संस्थापक के बारे में पूछा जाता है।
ठीक, ये दो राजा इंपॉर्टेंट है इस वंश के बारे में। जो लास्ट वाला था, कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल द्वारा महमूद गजनवी के समक्ष आत्मसमर्पण करने के कारण इसकी हत्या कर दी गई। विद्याधर द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। ठीक, एक शब्द आपने किसी छत्तीसगढ़ के किसी सॉन्ग में सुना होगा, आल्हा। कोई सेवा गीत आपने सुना है, आल्हा की ध्वजा नहीं आई हो माई तरफ, इस प्रकार का? कहीं रास्ते में जो दुर्गा बिठाते हैं उस टाइम पे, ये गाना आपने सुना है? गाना गाते नहीं है, आपने सुना है ये गाना? गाने में ये शब्द सुना है आल्हा की ध्वजा के बारे में? ठीक, सुने हैं? सुने हैं? कुछ लोग जो सुने हैं याद रखिएगा, आल्हा भी इसी वंश से संबंधित थे। असल में जो अगले राजा हुए इनके बाद में, उनके सेनापति थे आल्हा, और एक व्यक्ति हैं इनके साथ में उदल। मध्य प्रदेश में इनको बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है, आल्हा और उदल को। ऐसा माना जाता है कि जब मुस्लिम आक्रमण हुआ था तो आल्हा उदल ये दोनों बहुत योग्य सेनापति थे, दोनों बहुत योग्यता से लड़ाई लड़ रहे थे। और अपने अंत समय तक ये दोनों, जब एक व्यक्ति के शायद उदल का पैर कट गया था, उस पैर में चोट आ गई थी उस लड़ाई में, और आल्हा की भुजाओं में चोट आ गई थी, तो एक दूसरे को अपने कंधे पर बिठा करके ये दोनों युद्ध लड़ रहे थे। ठीक है, और अंत में दोनों की मृत्यु हो जाती है। ये एक स्टोरी है। मध्य प्रदेश में इनको काफ़ी रिस्पेक्ट देखा जाता है, काफ़ी ब्रेवरी इनके बारे में, ब्रेवरी वाली स्टोरीज इनके बारे में फेमस हैं। ठीक है, तो आल्हा और उदल भी इसी वंश से संबंधित हैं, तो इनको भी यहीं पे मेंशन कर लीजिएगा। पूछ सकता है कि आल्हा उदल किस वंश से संबंधित हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा या नेक्स्ट राजा का नाम लिखिएगा, परमार्दी देव। परमार्दी देव ये शासक इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसके समय में जो दोनों वीर योद्धा थे ये बड़े फेमस है मध्य प्रदेश में। परमार्दी देव, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा। इसके दरबार में आल्हा और उदल नामक दो सेनापति थे। इनके दरबार में आल्हा और उदल नामक दो सेनापति थे। आल्हा और उदल नामक दो सेनापति थे। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी वीरता पर आल्हा खंड नामक काव्य की रचना आल्हाखंड नामक काव्य की रचना जागनिक द्वारा किया गया। आल्हाखंड नामक काव्य की रचना जागनिक द्वारा किया गया। जागनिक द्वारा किया गया। ठीक है, अब यहां पे हमने देखा कि लगभग मध्य भारत का पूरा हिस्सा किसी न किसी राजवंश के शासन के अधीन है। यहाँ पे नॉर्थ में जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र था, यहाँ पे भी दो राजपूत वंश शासन किए थे। एक का नाम है कारकोट वंश और एक का नाम है लोहार वंश। एक है कारकोट वंश और एक है लोहार वंश। ठीक, इनके बारे में एक एक दो महत्वपूर्ण बातें नोट करते हैं और फिर ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, कारकोट वंश। कारकोट वंश, कारकोट वंश लिखिएगा। इस वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन थे।
इस वंश के संस्थापक दुर्लभवर्धन थे। इस वंश के संस्थापक दुर्लभवर्धन। नेक्स्ट पॉइंट, इनके दरबारी कवि भवभूति की प्रसिद्ध रचना, इनके दरबारी कवि भवभूति की प्रसिद्ध रचना मालती माधव है। इनके दरबारी कवि भवभूति की प्रसिद्ध रचना मालती माधव है। और लास्ट पॉइंट लिखिएगा इसके बारे में या इस वंश के बारे में, इस वंश के शासक ललितादित्य, इस वंश के शासक ललितादित्य के द्वारा जम्मू कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया गया। मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया गया। और यह मंदिर किस देवता से संबंधित है? ये सूर्य से संबंधित ये मंदिर है। ठीक है, सूर्य के से संबंधित मंदिर अपने और कहां कहां पे पढ़ा है? हाँ, एक तो कोणार्क का सूर्य मंदिर पढ़ा है आपने, और कोणार्क का, और एक पढ़ा है आपने मोढेरा का, गुजरात वाले क्षेत्र में। ठीक है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। और तीसरा है मार्तंड। कोणार्क, मोढेरा और मार्तंड। कोणार्क वाला उड़ीसा में है, मोढेरा वाला गुजरात में है, और मार्तंड जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तीनों ही सूर्य से संबंधित मंदिर है। ठीक, नेक्स्ट वंश का नाम नोट कर लीजिएगा, लोहार वंश। लोहार वंश। इसके संस्थापक संग्रामराज। संस्थापक संग्रामराज। संस्थापक है संग्रामराज। नेक्स्ट पॉइंट, इस वंश के प्रसिद्ध शासक, इस वंश के प्रसिद्ध शासक हर्ष। इस वंश के प्रसिद्ध शासक हर्ष थे। हर्षवर्धन नहीं ना, वर्धन पुराने हो गए। इस वंश के प्रसिद्ध शासक हर्ष थे। इनके दरबारी कवि कल्हण, ये नाम पहले भी आप नोट कर चुके हैं। कल्हण, इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? राजतरंगिणी। कल्हण की राजतरंगिणी। इनके दरबारी कवि कल्हण की प्रसिद्ध रचना राजतरंगिणी है। इनके दरबारी कवि कल्हण की प्रसिद्ध रचना राजतरंगिणी है। ठीक है, राजतरंगिणी के बारे में कई बार पूछा गया एग्जाम में। और लास्ट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, अंतिम शासक जय सिंह द्वारा, अंतिम शासक जय सिंह द्वारा अंतिम शासक जय सिंह द्वारा ग्वालियर में जेलिका मंदिर का निर्माण करवाया गया। अंतिम शासक जय सिंह द्वारा ग्वालियर में जेलिका मंदिर का निर्माण करवाया गया।
जेलिका मंदिर का निर्माण करवाया गया? CGPSC का प्रश्न है, पूछा गया। जेलिका मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा, किस राजा के द्वारा करवाया गया था? ठीक है, तो जय सिंह द्वारा, जो कि लोहार वंश के थे। किस दिशा में इनका राज्य था? तो नॉर्थ की तरफ, जम्मू कश्मीर में इनका राज्य फैला हुआ था। ठीक है, यहां पे हमारा जितने राजपूत वंश थे छोटे छोटे, इन सभी के बारे में महत्वपूर्ण बातें हम कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, भारत में मुस्लिम आक्रमण। भारत में मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम के अलावा बाकी अन्य जो विदेशी आक्रमण थे इनकी चर्चा पहले कर चुके हैं। शक हो गए, कुषाण हो गए, पहला हो गए, इनकी चर्चा पहले हो चुकी है। ठीक है, अब जो मुख्य रूप से यहां पे जिनका वर्चस्व स्थापित होता जाएगा वो है मुस्लिम आक्रमणकारी। ठीक, और मुस्लिम आक्रमणकारी में भी आपको ये ध्यान देना होगा कि खास तौर पे 2-3 लगभग कह सकते हैं कि 4 महत्वपूर्ण आक्रमणकारी हैं। एक तो है गजनवी, ये पहला आक्रमणकारी नहीं था पर महत्वपूर्ण था। एक तो है गौरी, गौरी या कहीं कहीं पे गौरी के नाम से मिलेगा। ठीक है, मोहम्मद गौरी। और एक है बाबर। ठीक, इसके अलावा एक आक्रमणकारी जो सबसे पहला था आपका, हाँ, सबसे पहला अरब आक्रमणकारी कौन था? कासिम। ठीक, ये जो कासिम है ये वर्तमान सऊदी अरब का नाम सुने हैं आप? ठीक है, ये जो है वर्तमान सऊदी अरब वाले देश या उसके आसपास से संबंधित था। उसके बाद में गजनवी और गौरी, ये दोनों ही लगभग तुर्क, टर्की जो है वर्तमान टर्की, यहां से संबंधित है। इनके एंसेस्टर्स या इनके पूर्वज तुर्क से संबंधित थे, लेकिन इनकी वर्तमान स्थिति लगभग यहां पे गजनी वाले एरिया में थी। वर्तमान अफगानिस्तान के गजनी वाले एरिया से ये दोनों आए थे। और बाबर जो है वो भी आपका यहीं से अफगानिस्तान वाले एरिया से आया था। इनको असल में ये आया नहीं थे, इनको बुलावा भेजा गया था। ठीक है, 2 पक्षों के बीच लड़ाई में एक पक्ष ने इनको बुलावा भेजा था, तब जाकर के बाबर भारत आए थे। ठीक है, बाबर पूरे मुस्लिम आक्रमणकारियों में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कि भारत में बसने या भारत में रहने या निवास के पर्पस से भारत आए थे। ठीक है, ये जो है अपने कम्युनिटी में, अपने समुदाय में इनको लगभग बाहर कर दिया गया था। इस वजह से इनके पास रहने खाने का ठिकाना नहीं था और भारत आने का इनका पर्पस था कि इनको रहने के लिए जगह मिल जाए। बाकी के ये तीनों हैं, ये भारत में लूट के उद्देश्य से भारत आए थे। ठीक है, तो मुस्लिम आक्रमणकारियों में हमको इन चारों की चर्चा करनी है। इनका स्ट्रक्चर एक बार आप ध्यान रखिएगा कि कौन कौन है। तो सबसे पहले है कासिम, लगभग भारत ना कहें कि अरब में, सऊदी अरब के आसपास जैसे ही मुस्लिम समुदाय का या मुस्लिम धर्म का उदय होता है, लगभग 622 ईस्वी के आसपास। ठीक है, 622 ईस्वी के आसपास विश्व में मुस्लिम धर्म का उदय होता है। और इसके बाद में, अच्छा, और थोड़ा सा स्टोरी अगर पीछे चलें तो मुस्लिम धर्म के उदय के पीछे क्या रीजंस थे? ये जो अरब था, वैसे पहले कहीं भी विश्व में इस्लाम नाम से कोई समुदाय या धर्म प्रचलित नहीं था। अरब वाले क्षेत्र में ये जो सभ्यता थी, जो सभ्यता निवास कर रही थी, इसको कहा जाता था अरबी सभ्यता। ठीक है, इनको विशेष रूप से उस समय इस्लाम के नाम से नहीं जानते थे, इनको कहा जाता था अरबी समुदाय। इनका जो भी विशेष कल्चर रहता होगा वो फॉलो करते थे। ठीक, अरबी समुदाय। ये जो अरबी समुदाय वाले लोग थे, ये खास करके हंटिंग और गैदरिंग वाला इनका लाइफस्टाइल चल रहा था। ठीक है, थोड़ा बहुत बिजनेस कर लेते थे आसपास के देशों से। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, इन्हीं में से एक व्यक्ति थे पैगंबर मोहम्मद, जिनको हम कहते हैं। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद। इन्होंने एक नए धर्म का प्रचार शुरू किया जिसको कि इन्होंने इस्लाम नाम दिया। ये सबसे पहले व्यक्ति थे पैगंबर मोहम्मद जिन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार शुरू किया। इन्होंने
अरबी समुदाय जो था वो बहुदेववाद था, मतलब इनके यहाँ जो अलग अलग समुदाय थे, ये हर एक समुदाय अपने यहाँ अलग अलग देवता को मानता था। आप कह सकते हैं कि अरब भी पहले बहुदेववाद को फॉलो करने वाला था। लेकिन जो पैगंबर मोहम्मद आए, उन्होंने क्या कहा कि विश्व में केवल एक ही धर्म है जो कि इस्लाम है, और एक ही ईश्वर है जिसको कि हम अल्लाह कहते हैं। अब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहा है, उनको ये बात अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो अरबी समुदाय के बहुत सारे लोगों ने इनका विरोध किया, और वहीं से फिर पैगंबर मोहम्मद को हट करके किसी दूसरे जगह पे जाना पड़ा, जिसको कि आप एक नाम आपने सुना होगा, मक्का और मदीना, है ना। ये दोनों नाम आपने सुना है हज यात्रा के लिए, ये दोनों नाम बड़े फेमस हैं, मक्का मदीना की हज यात्रा कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो सारा काम चल रहा था, ये सारा घटनाक्रम था, ये मक्का के आसपास हो रहा था। और उसके बाद में जैसे जैसे पैगंबर मोहम्मद को विरोध का सामना करना पड़ा, अब इनको मक्का से मदीना की तरफ शिफ्ट करना पड़ा, ठीक है। क्योंकि जितने लोग थे जो अपने अलग अलग ईश्वर को मानते थे, उनको इनका इस्लाम धर्म पसंद नहीं आ रहा था। तो इन्होंने क्या किया, मक्का से फिर मदीना की तरफ मूव करना शुरू किया, उस तरफ जाना शुरू किया। और यही जो यात्रा थी, इसको कहा जाता है हिजरा। इनकी जो यात्रा है, इसको कहा जाता है हिजरा, ठीक। शब्दों में थोड़ा सा स्पेलिंग्स में ध्यान दीजिएगा, अर्थ का अनर्थ मत कर देंगे, नहीं करेंगे ना। हिजरा है ये जो पूरा ट्रेडिशन है, या जो पूरा इनका ट्रैवलिंग पीरियड था, इसको कहा जाता है हिजरा। और इसी नाम से ही इनका जो कैलेंडर है, उसको कहा जाता है हिजरी संवत। आपके कोई मुस्लिम अगर फ्रेंड होंगे, तो उनके यहाँ जो कैलेंडर होगा, उसमें हिजरी संवत आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो अरब जो कंट्री था, वहां पे अरबी समुदाय रहते थे, वहां पे एक व्यक्ति ने नए धर्म का प्रचार शुरू किया, ठीक है। उसके बाद में इनको जब विरोध का सामना करना पड़ा, तो ये मक्का से मदीना की तरफ जाने लगे, और मदीना में इन्होंने जाकर अपने बहुत सारे फॉलोअर्स जुटा लिए। बहुत सारे लोग इनके बातों से सहमत होने लगे, और इनकी जो प्रीचिंग्स थी, जो टीचिंग्स थी, जो शिक्षाएं थी, उसको ग्रहण करने लगे। और बहुत सारे लोगों ने मुस्लिम धर्म को, इस्लाम को ग्रहण कर लिया, ठीक। अब जैसे जैसे इनके बहुत सारे फॉलोअर्स होने लग गए, तो मतलब यहाँ पे जो अरब समुदाय थे, इसमें जो बाकी जो लोग थे, वो अभी भी इनका विरोध करना बंद नहीं किए थे, और इन्होंने कंटिन्यू इन पर आक्रमण करना जारी रखा, ठीक है। मतलब अब 1 to 1 फाइट वाली सिचुएशन आ गई थी। अब मदीना में ये जो पैगंबर मोहम्मद बैठे थे, इनके फॉलोअर्स की संख्या इतनी ज्यादा हो गई थी कि इन्होंने यहाँ पे जितने भी आक्रमण हुए, सब में विजय प्राप्त की, ठीक है। और बाद में जैसे जैसे युद्ध जीतने लगे, वैसे वैसे इनके फॉलोअर्स की संख्या और भी बढ़ने लगी, और यहीं से आप कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई, ठीक है। इस्लाम धर्म की शुरुआत अगर प्रॉपरली कहा जाए तो 622 ईस्वी से कह सकते हैं, 622 ईस्वी से, ठीक। यहां पे अरब वाले क्षेत्र से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई 622 ईस्वी से। और पैगंबर मोहम्मद ने क्या कहा कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, और मैं उसका मैसेंजर हूं, दूत हूं, ठीक है। इन्होंने खुद को ईश्वर घोषित नहीं किया था, इन्होंने कहा कि मैं ईश्वर का दूत हूं, और उनकी ये शिक्षाएं हैं, ठीक। अब इनमें आपको 2 किताबों का नाम आपको पता होगा, एक तो है कुरान। इन्होंने कहा कि कुरान एकमात्र ऐसी किताब है जो कि अल्लाह की किताब है, आसमान से उतरी हुई किताब है, इसी में जो ज्ञान दिया गया है वो मतलब विश्व में सबसे ज्यादा ऑथेंटिक ज्ञान है। और दूसरी चीज, पैगंबर मोहम्मद की जो टीचिंग्स थी, इन्होंने जो शिक्षाएं दी थी, इसको एक अलग किताब में कंपाइल किया गया है, इसको कहा जाता है हदीस, ठीक। तो आपको किसी मुस्लिम फ्रेंड से अगर आपके होंगे, तो आपने ये दोनों नाम उनसे जरूर सुना होगा, एक है कुरान और एक है हदीस। वो यही दोनों किताबों को ज्यादा फॉलो करते हैं। कुरान वास्तव में अल्लाह की किताब मानी जाती है, और जो हदीस है वो पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं का संकलन है, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं इस्लाम धर्म के उदय से संबंधित। अब इस्लाम धर्म को मानने वालों की जब संख्या बढ़ने लगी, तो आपको पता है कि अरब वाला जो क्षेत्र है, सऊदी अरब, ईरान, इराक वाला, ये पूरा डेजर्टेड एरिया है, यहाँ पे फसल तो होती नहीं है, उस समय पेट्रोलियम की भी जानकारी नहीं थी। इसी वजह से इनको अब संसाधनों की तलाश में आसपास के क्षेत्र में युद्ध के लिए जाना पड़ता था, और यही वजह है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ आक्रमणकारी भारत की तरफ आते गए, ठीक है। चलिए, इसमें अब आपने हेडिंग डाल दिया होगा, भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी, और सबसे पहला हेडिंग डालिएगा अरब आक्रमण। भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी, और इसमें सबसे पहला है अरब आक्रमण। ठीक, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा,
पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के 6 वर्ष के अंदर, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के 6 वर्ष के अंदर उनके उत्तराधिकारियों में 6 वर्ष के अंदर उनके उत्तराधिकारियों में क्षेत्राधिकार को लेकर कौन से क्षेत्र पर कौन अधिकार करेगा? क्षेत्राधिकार को लेकर विवाद प्रारंभ हुआ। इसी क्रम में इन्होंने दक्षिण एशिया में आक्रमण किए। इनके फॉलोअर्स जो थे, इसी क्रम में इन्होंने दक्षिण एशिया में आक्रमण किए। दक्षिण एशिया में आक्रमण किए। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इनका मुख्य उद्देश्य धन लूटना और इस्लाम का प्रचार करना था। इनका मुख्य उद्देश्य धन लूटना और इस्लाम का प्रचार करना था। ठीक है, अब जो सबसे पहले आक्रमणकारी हुए उनका नाम नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद बिन कासिम। अरब आक्रमणकारियों में जो सबसे पहले आक्रमणकारी हुए, जिनका आक्रमण सफल रहा था भारत में, इनका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। लिखिएगा इनके बारे में, चाहे तो यहीं पे कुछ थोड़ा सा डेट आप क्रोनोलॉजी मेंटेन करने के लिए नोट कर लीजिएगा, कब से कब तक भारत में इनका आक्रमण था या कब से कब तक था। ये रहे भारत में 711-12। 711-12। ठीक है, बीसी वाला टाइम खत्म हो गया, अब सारा क्रोनोलॉजी एडी में चलेगा। मोहम्मद बिन कासिम, इनका आक्रमण था 711-12 के आसपास। लिखिएगा इनका प्रथम आक्रमण सिंध प्रांत के, ठीक है, अभी जो वर्तमान पाकिस्तान में जो सिंध है उसी की बात हो रही है, सिंध प्रांत के राजा दाहिर के विरुद्ध था। सिंध प्रांत के राजा दाहिर। ध्यान दीजिएगा, ये डेरियस नहीं है ना, एक नाम आपने पढ़ा है दारा प्रथम के नाम से, है ना, दारा नहीं है, ये दाहिर है। सिंध प्रांत के शासक या राजा दाहिर के विरुद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट, युद्ध में कासिम विजयी हुआ। युद्ध में कासिम विजयी हुआ और भारत में जजिया कर, एक साथ नहीं लिखिएगा इसको, स्पेस देके, जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक बना। भारत में जजिया कर लगाने वाला, यह धार्मिक कर है, इस्लाम के अलावा किसी दूसरे धर्म को मानने वाले पर लगाया गया टैक्स, जजिया कर। जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक बना।
ठीक है, इसने भारत में स्थायी रूप से निवास नहीं किया, जैसे कि आपको देख पा रहे हैं 711-12 के आसपास इसने आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद सफल भी हुआ, उसके बाद में अपने सेनापतियों को या अपने विश्वास पात्र लोगों को यहाँ पर शासन सौंप दिया और खुद वापस चले गए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा तुर्क आक्रमण। पहला था अरब आक्रमण, नेक्स्ट है तुर्क आक्रमण। ठीक है, तुर्क वंश के बारे में है, एक पॉइंट लिखिएगा। इस वंश का संस्थापक अलप्तगीन था। अलप्तगीन था जिसने गजनी वंश का नाम है, जिसने गजनी या इसी को यामिनी वंश भी कहा जाता है, जिसने गजनी ऑब्लिक यामिनी वंश की स्थापना की। अलप्तगीन था जिसने गजनी या यामिनी वंश की स्थापना की और गजनी को अपनी राजधानी बनाया। गजनी कहां पे है? अफगानिस्तान में। गजनी को अपनी राजधानी बनाया। गजनी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, इस वंश के जो महत्वपूर्ण आक्रमणकारी थे उनका नाम लिखते चलिएगा। अब सबसे पहला नाम है इसमें सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन, ठीक है, ये अलप्तगीन का दास था। उस समय दास प्रथा बहुत चलती थी। दास मतलब किसी व्यक्ति को दास वाले बाजार में, जैसे बाजार में आप सब्जी खरीदने जाते हैं ना, वैसे उस समय बाजार में दास बिकते थे और दास को ये मुंह मांगे कीमत पर खरीद लेते थे और उसके बाद वो व्यक्ति अपने लिए वो जो चाहे उसका राजा उससे करवा सकता था। ठीक है, तो सुबुक्तगीन जो है वो ये अलप्तगीन का दास था। ठीक है, वैसे ही एक नाम आपने कल डिस्कस किया था, एक महत्वपूर्ण दास था, क्या नाम था? गौरी का एक दास के नाम का जिक्र हुआ था कल, दक्षिण अभियान करने वाला मलिक काफूर। ये भी एक दास था, मलिक काफूर। ये भी एक दास था, 1000 दिनार में खरीदा गया था, 1000 दिनारी कहा जाता था। अरे ये कैरेक्टर आपने मूवी में देखा होगा, पद्मावत में ये कैरेक्टर देखा होगा आपने, मलिक काफूर का। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। यह भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। ठीक है, प्रथम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, प्रथम आक्रमणकारी, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी पूछा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम। प्रथम तुर्क आक्रमणकारी पूछा जाए तो सुबुक्तगीन। प्रथम तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था। नेक्स्ट पॉइंट, इसका प्रथम आक्रमण जयपाल के विरुद्ध था। इसका प्रथम आक्रमण जयपाल के विरुद्ध था। यह इस युद्ध में असफल हुआ। सुबुक्तगीन असफल हो गया था इस युद्ध में। यह इस युद्ध में असफल हुआ। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टर की एंट्री हो रही है ये बहुत सॉलिड कैरेक्टर है, इसके बारे में चीजें महत्वपूर्ण हैं। महमूद गजनवी।
महमूद गजनवी। नेक्स्ट कैरेक्टर है महमूद गजनवी, लिखिएगा। यह गजनी का शासक था, यह गजनी का शासक था, यह गजनी का शासक था। गजनी कहाँ पे है? अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, ठीक है। लगभग सेंट्रल अफगानिस्तान वाला क्षेत्र उस समय गजनी के नाम से जाना जाता था। अभी भी आप कोई भी एटलस देखोगे उसमें गजनी के नाम से आपको एक जगह दिख जाएगा, ठीक। गजनी का शासक था। इसने सुल्तान की पदवी धारण की, इसने सुल्तान की पदवी धारण की। भारतीय जो राजा थे वो विक्रमादित्य, सम्राट, ऐसी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे। अब जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं या इस्लाम धर्म को मानने वाले राजा थे वो सुल्तान, बहुत लोग सुल्तान की उपाधि या ये पदवी धारण करेंगे। इसने सुल्तान की पदवी धारण की। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में इसने हिंदुओं का कत्लेआम, भारत में इसने हिंदुओं का कत्लेआम तथा मंदिरों में मूर्तियों को भंग किया, मंदिरों में मूर्तियों को भंग किया। यहीं पे ब्रैकेट में एक शब्द लिख लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, शब्दावलियों के रूप में। एक है बूत शिकन, मंदिरों की मूर्तियां तोड़ने की वजह से इसको बूत शिकन कहा जाता था। और कहीं, अच्छा ये स्पेलिंग में थोड़ा सा हेरफेर मिल सकता है, कहीं पे बूत शिकन या कहीं पे बूता शिकन भी मिल सकता है। और एक है गाजी, एक शब्द है गाजी। ये दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है। हिंदुओं का कत्लेआम करने की वजह से इसको गाजी की उपाधि मिल गई थी और मंदिरों में मूर्तियां तोड़ने की वजह से इसको बूत शिकन या बूता शिकन कहा जाता था, ठीक है। बूत का मतलब होता है मूर्ति और शिकन मतलब तोड़ने वाला या खंडित करने वाला, बूत शिकन। बूत शिकन और गाजी, हाँ उपाधि है। लोग उसको मतलब उसको फॉलो करने वाले, उसके फॉलोअर्स जो है उसको गाजी भी कहते थे, बूत शिकन भी कहते थे। और इसके अलावा सुल्तान की पदवी तो उसने खुद धारण की थी। बूत शिकन और गाजी कहा गया। इसने हिंदुओं का कत्लेआम किया तथा मूर्तियों को भंग करने के कारण बूत शिकन और गाजी की उपाधि धारण की। बूत शिकन और गाजी की उपाधि धारण की। नेक्स्ट पॉइंट, इसने भारत में 17 बार आक्रमण किए। इसने भारत में 17 बार आक्रमण किए। इसने भारत में 17 बार आक्रमण किए। ब्रैकेट में वहीं पे इसका समय लिख लीजिएगा। लगभग 1000 से लेकर के 1026 या 27 ईस्वी तक इसने भारत में लगभग 27 सालों के अंतराल दरमियान भारत में 16-17 आक्रमण किए। 16 आक्रमण तो सफल थे, 17वें आक्रमण में वापस जाते समय इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। लिखिएगा, इसने भारत में 17 आक्रमण किए और लास्ट में 1000 से 1027 के मध्य। नेक्स्ट पॉइंट, अपने 16वें आक्रमण में इसने
गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था। अपने 16वें आक्रमण में इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसके साथ या इसके दरबार में कुछ प्रमुख साहित्यकार थे। अब यहां से फिर से साहित्यों का दौर शुरू हो जाएगा। अलग अलग राजा के समय में अलग अलग साहित्यकार और उनकी किताबें, उनके बुक्स, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे साहित्यकार और उनकी किताबें आपको धीरे धीरे करके याद रखनी पड़ेंगी और वहां से प्रश्न पूछे भी गए हैं। ठीक है, साहित्यकार और उनकी किताबें। सबसे पहला नाम लिखिएगा इसके साथ में, फिरदौसी। फिरदौसी, इनकी किताब है शाहनामा। शाहनामा इंपॉर्टेंट है, लगभग 2 साल पहले ही शायद पीएससी या व्यापम के किसी एग्जाम में पूछा गया था। शाहनामा किसकी रचना है? फिरदौसी की। शाहनामा फिरदौसी की रचना है। नेक्स्ट, अल बरूनी। अल बरूनी, अल बरूनी, इनकी रचना है तारीख ए हिंद या किताबुल हिंद। तारीख ए हिंद या किताबुल हिंद। तारीख ए हिंद, अल बरूनी की किताब है तारीख ए हिंद। नेक्स्ट, एक व्यक्ति हैं उत्बी। उत्बी, इनकी रचना है तारीख ए यामिनी। तारीख ए यामिनी। यामिनी कौन से वंश को कहा जा रहा था? कौन से वंश को यामिनी वंश कहा जा रहा था? अभी लिखे थे आप, देखो किसी वंश के साथ लिखे होंगे। इसे यामिनी वंश भी कहा गया था करके। तुर्क, ठीक, इसका जो रचना है तारीख है यामिनी। आपका लिखा हुआ आप ही को नहीं मिल रहा है क्या? इतना लिख लिया कि अब खोजने में वापस 2 महीने लगेंगे। तारीख ए यामिनी। और एक लास्ट नाम है बैहाकी। बैहाकी, तारीख ए सुबुक्तगीन। तारीख ए सुबुक्तगीन। तारीख ए सुबुक्तगीन। ठीक, तारीख ए हिंद अल बरूनी, उसके बाद में उद्बी की रचना है तारीख ए यामिनी और लास्ट में है बैहाकी, इनकी रचना है तारीख ए सुबुक्तगीन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अल बरूनी संस्कृत का भी विद्वान था। अल बरूनी
संस्कृत का भी विद्वान था। इसकी किताब कौन सी है? अल बरूनी की किताब तारीख ए हिंद। यह संस्कृत का भी विद्वान था। अल बरूनी संस्कृत का भी विद्वान था। ठीक, संस्कृत का विद्वान था, इसका मतलब है कि संस्कृत इसने कुछ पर्पस से सीखा होगा। इसने भारत में जितने भी पुराण थे या धार्मिक ग्रंथ थे, इनको अध्ययन करने के लिए इसने संस्कृत सीखा था अल बरूनी ने। ठीक है, तो कभी पूछा जाए कि किस साहित्यकार ने या किस विदेशी साहित्यकार ने भारत में पुराणों का अध्ययन सबसे पहले किया था, तो अल बरूनी ने। ठीक है, संस्कृत का जानकार था और भारत के जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे, पुराण वगैरह, इनको स्टडी किया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, गजनी ने या गजनवी ने, महमूद गजनवी ने संस्कृत लेख युक्त चांदी के सिक्के चलाए। संस्कृत लेख युक्त चांदी के सिक्के चलाए। संस्कृत लेख युक्त चांदी के सिक्के चलाए। अब इसका रीजन यह है कि कोई भी राजा चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे उसका साम्राज्य या सेना कितनी भी बड़ी हो, आम पब्लिक की जो संख्या है उसके आगे मतलब बहुत समय तक संघर्ष नहीं कर पाएंगे। आम पब्लिक के साथ अगर उनको ट्यूनिंग बिठाना है तो उनके कल्चर को थोड़ा सा अडॉप्ट करना पड़ेगा, ताकि लोग भी थोड़ा सा उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करके उनके कल्चर को सीखे समझे। ठीक है, तो उनके कल्चर को अडॉप्ट करने का पहला स्टेप क्या था? इसने अपने कॉइन्स में संस्कृत को इंट्रोड्यूस कर दिया। लोगों के हाथ में जब राजा का कॉइन जा रहा है, उनके हाथ में जब ऐसा कॉइन जा रहा है जिसमें संस्कृत लिखा हुआ है, तो उनको लगता है कि राजा थोड़ा सहिष्णु है, बाकी धर्मों का भी आदर करता है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड राजा का नाम लिख लीजिएगा। एक तो था आपका महमूद गजनवी, दूसरा है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, गजनवी और सेकंड है गोरी। गजनवी के बारे में आपने ये तो नोट कर लिया, कब आक्रमण किया था इसने? 1000 से लेकर के कितने समय तक? 1000 लगभग 26-27 तक इसने आक्रमण किया था। और ये जो मोहम्मद गोरी था, इसने लगभग 1175 के आसपास से युद्ध करना या भारत में आक्रमण करना शुरू किया था, और लगभग 1205 या 1206 तक इसके आक्रमण चलते रहे थे। ठीक है, चाहे तो वहीं पे ब्रैकेट में आप एक क्रोनोलॉजी या समय क्रम, काल क्रम मेंटेन करने के लिए लिख लीजिएगा ब्रैकेट में 1175 से 1206 तक आक्रमण। मोहम्मद गोरी के बारे में लिख लीजिएगा वहीं पे उसके नाम के साथ में 1175 से 1206 तक आक्रमण। ठीक, अब इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, इसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसका भी उद्देश्य वही था, धर्म का प्रचार करना और पैसे लूटना। इसके जो युद्ध हुए हैं इसमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। लिखिएगा, इसका प्रथम युद्ध या प्रथम आक्रमण 1175 में, इसका प्रथम आक्रमण 1175 में
जाटों के विरुद्ध था। जाटों के विरुद्ध था। जो गुर्जर प्रतिहार वंश हमने पढ़ा है ना, वहीं पे गुर्जर को वहाँ नॉर्थ इंडिया में जाट के नाम से भी जानते हैं। गुर्जर हो गए, यादव हो गए, इनको वहाँ पे जाट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनका प्रथम युद्ध 1175 में जाटों के विरुद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, 1191 में 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध में तराइन का प्रथम युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था इन्होंने? पृथ्वीराज चौहान। क्रम पूछा जाए राजा का तो कौन से क्रम के थे? पृथ्वीराज चौहान थर्ड। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध। ठीक, और इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? चौहान की विजय हुई थी। दूसरा था, मतलब 1192 में फिर से तराइन सेकंड, इसमें भी राजा सेम थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, लेकिन यहां पे किसकी विजय हुई थी? गौरी की विजय हुई थी। ठीक है, चौहान की यहां पे हार हो गई थी। इसके बारे में स्टोरी जो हमने कल थोड़ी सी देखी कि कैसे इन्होंने चौहान को हराया और उसके बाद में इनको बंदी बनाकर अपने दरबार में लेके गए, और वहां पे फिर इनके जो एक दरबारी कवि थे, उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से इनको दिशा निर्देश दिया कि इस तरफ राजा बैठा हुआ है और आप वहां पे तीर चला सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे। मतलब कहीं से आवाज आ रही हो, उस डायरेक्शन में निशाना लगा करके वो अपने लक्ष्य को भेद सकते थे। शब्द भेदी बाण स्टोरी है, कभी एग्जाम में पूछेगा ही नहीं आपको। पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे, और इनके जो दरबारी कवि थे, इन्होंने इनको एक डायरेक्शन दिया। कहते हैं कि इन्होंने एक श्लोक जैसा एक काव्य पढ़ा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ते, एक उसके बाद में 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ते ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। ऐसा उन्होंने उनको डायरेक्शन दिया। मतलब ये बताया कि आप जहां खड़े हैं उससे 4 बांस और 24 गज की दूरी पर सुल्तान बैठे हुए हैं, आप वहां पे निशाना लगा सकते हैं। इस तरीके से उनको निर्देश दिया गया और उन्होंने फिर उस दिशा में बाण चलाया तो गोरी को बाण लगा भी, लेकिन मृत्यु नहीं हुई। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पे मार दिया गया था। ठीक है, तो तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। इन दोनों के बारे में कई बार जिक्र मिलता है, पूछा जाता है कब हुआ, कहां पे हुआ और कौन कौन इसमें पार्टीज थे, मतलब कौन किसके विरुद्ध लड़ रहा था, किसकी विजय हुई थी। ठीक है, तो ये चारों चीजें याद रखिएगा। 1191 तराइन। अच्छा, तराइन कहां पे है? तो हरियाणा वाले क्षेत्र में ये तराइन नामक स्थान बसा हुआ है। ठीक, तराइन हरियाणा में है, और पहले तराइन के युद्ध में चौहान की विजय हुई, दूसरे वाले में गोरी की विजय हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध। उसके बाद में लिखिएगा 1194 चंदावर का युद्ध। 1194 चंदावर का युद्ध। पृथ्वीराज चौहान किसकी पुत्री से प्रेम में पड़ गया था? जयचंद। क्या नाम था उसकी पुत्री का? हाँ, संयोगिता। तो ये जो सेकंड वॉर है, या कह सकते हैं कि तराइन के बाद इसका अगला लक्ष्य था जयचंद को हराना। ठीक है, गोरी पहले ही पृथ्वीराज को हरा चुका था, मतलब चौहान को हरा चुका था। इसका अगला जो लक्ष्य था जयचंद को हराना, और चंदावर का युद्ध जो है वो जयचंद के खिलाफ इसने लड़ा था। हाँ, एक हुए थे, पर कुछ समय के लिए तो एक हुए थे, पर जैसे ही उसको मौका मिला उसने जयचंद को भी धोखा दे दिया।
चौहान वंश हमने पढ़ा था, दिल्ली के आसपास बसा हुआ था, मतलब इस वाले एरिया में पृथ्वीराज चौहान का शासन था। गढ़वाल वंश का शासक कौन था? जयचंद। ठीक है, ये लगभग यहाँ पे कन्नौज वाले एरिया के आसपास, इसमें यूपी का कुछ हिस्सा, थोड़ा सा एमपी का और थोड़ा सा राजस्थान का हिस्सा शामिल था। ठीक है, तो यहाँ से जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया पहली बार में, उसने मतलब पहली बार जब लड़ाई हुआ तो पृथ्वीराज ने चौहान ने उसका मुकाबला किया, हरा भी दिया। सेकंड बार की लड़ाई में इनको सपोर्ट नहीं मिल पाया और वापस मतलब इनकी हार हो गई। ठीक है, गौरी की विजय हुई और चौहान की हार हो गई। उसके बाद में जब गौरी यहां पर पहुंच गया तो अब उसका अगला टारगेट क्या बनेगा? यहीं पे। ठीक है, क्योंकि वो साम्राज्य विस्तार के लिए भारत आया था। सॉरी। तो उसका जो अगला टारगेट था अब यहां पे जयचंद के विरुद्ध था। उसको पता था कि जयचंद अगर अपने आदमियों की रक्षा नहीं कर पा रहा है, मतलब अपने आदमियों को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो फ्यूचर में मुझे भी सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब उसके लिए खतरा था। इसलिए उसने यहां पे जयचंद को हरा दिया। ठीक है, पानी रखें आप। ठीक है, तो चंदावर का जो युद्ध था वो किसके विरुद्ध लड़ा गया था? जयचंद के विरुद्ध लड़ा गया 1194 में। नेक्स्ट लिखिएगा 1206। 1206 1206 में जो लड़ाई हुई थी वो एक जनजाति है पंजाब के आसपास, और पंजाब मतलब उस समय के, अभी अगर देखा जाए तो ये पंजाब और उस अभी का ये पाकिस्तान में जो बसा हुआ पंजाब है, ये पूरे एरिया में एक जनजाति थी, इसका नाम था खोखर जनजाति। तो यहां पे खोखर जनजाति पंजाब, इनके साथ इसका अंतिम युद्ध हुआ कह सकते हैं। और इस युद्ध में अंतिम रूप से मोहम्मद गौरी की हार हुई और उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के जो प्रमुख युद्ध थे उसमें तराइन का युद्ध याद रखेंगे और चंदावर का युद्ध याद रखेंगे। ये दो तीन इंपॉर्टेंट युद्ध है, यहां से प्रश्न कई बार रिपीट होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, गौरी की मृत्यु के पश्चात गौरी की मृत्यु के पश्चात उसका गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक बना। इस नए वंश को गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो था जो नया वंश निकल के आया इसका नाम था गुलाम वंश। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम था, किसका? मोहम्मद गौरी का। और इसके पास अपने खुद के कुछ गुलाम थे। ठीक है, 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसका गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना। इस वंश को गुलाम वंश भी कहा जाता है।
लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। गोरी के तीन गुलाम, गोरी के तीन गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, ब्रैकेट में लिखिएगा इसको दिल्ली का शासन मिला। कुतुबुद्दीन ऐबक, ब्रैकेट में लिखिएगा दिल्ली। कॉमा कुवाचा, कहीं पे कुवाचा मिलेगा, कहीं पे कुबाचा मिलेगा। सेकंड है कुवाचा। सिंध, ब्रैकेट में लिखिएगा सिंध। और यालदौज, गजनी। गौरी के तीन गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुवाचा और यालदौज थे। ठीक है, मतलब भारत का जो शासन था, भारत की तरफ का जो शासन था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला और एक नए वंश जिसका नाम था गुलाम वंश, इसका नींव यहीं से शुरू होता है। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे गुलाम वंश से। ठीक है, यहां से हमारा मध्यकालीन भारत शुरू हो जाएगा। मध्यकालीन भारत लगभग यहां से शुरू हो जाता है गुलाम वंश के साथ में। ठीक है, इसको हम कल से कंटिन्यू करते हैं। ठीक, गजनी में, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, और पाकिस्तान भारत के मध्य जो सिंध प्रांत था वहां पे कुवाचा को शासन मिला था। ये तीनों ही गोरी के अलग अलग दास थे, कह सकते हैं, गुलाम थे। ठीक है, चलिए। नहीं, उनका नाम ही था, मतलब उन्होंने खुद को पैगंबर मोहम्मद के नाम से ही समाज में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और उन्होंने ये कहा था कि वो ईश्वर नहीं है, उनके मैसेंजर हैं, उनके संदेशवाहक हैं, उनके दूत हैं। ठीक, खुद को उन्होंने कभी भगवान के रूप में इंट्रोड्यूस नहीं किया था पब्लिक के बीच में। उन्होंने कहा कि भगवान एक ही है जिसका नाम है अल्लाह। ठीक है, थैंक यू।